ये जड़ में जाकर देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि आज शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं, आज शिक्षक दिवस है नहीं। झूठा शिक्षा दिवस थोपा गया है लोगों पर और लगभग 50% लोगों ने शिक्षक दिवस पिछले साल भी और इस बार भी 3 जनवरी को मनाया। माता सावित्रीबाई फूले के जन्म जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। हमने ही मनाया, बहुत सारे लोगों ने मनाया, गांव-गांव में जयंतियाँ मनाई गई। लोगों ने हज़ारों लोगों ने मिलकर के बच्चों को किताबें कॉपी बांटी, लोगों को देश के बारे में, एकता अखंडता के बारे में जानकारी दी। तो आज शिक्षक दिवस नहीं है। आज अगर शिक्षक दिवस कोई मना रहा है तो वो पहले जिसके नाम पर शिक्षक दिवस मन रहा है उनके बारे में जाने। राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी, उन्होंने अपने स्टूडेंट जादूनाथ जी की थीसिस चुराई और वह थीसिस चुरा के उन्होंने एक किताब छापी। उस किताब के अंदर उन्होंने उनका नाम तक नहीं लिया। उन्होंने 1929 में, जादूनाथ जी ने 1929 में मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा दायर होता है 1933 में, जाकर के इस मुकदमे का समझौता होता है जिसमें 10,000 रुपये वो जुर्माना भी भरते हैं समझौते के रूप में। मतलब 1933 में 10,000 काफ़ी रुपए रहे होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो उन्होंने माफ़ीनामा दिया, जो माफ़ी बोली गई, उस माफ़ीनामे को सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी की जो माफ़ी की बातें होंगी या जो भी शर्तें रही होंगी वो कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करती, तो वो चीज़ छुपा कर रखी गई और जबरन लोगों पर थोप दिया। उन्होंने लगभग 6 बार अपने गिनीज ऑफ द बुक के लिए अपनी किताबों में अपने नाम को 6 बार भेजा, प्रस्ताव भेजा, जबकि 6 की 6 बार जो रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये वही लोग हैं जिनके काले कारनामे अगर हम जाकर के देखें पीछे, जब एक व्यक्ति जिसने चोरी करी थी, जिसकी चोरी की, जिसने विचारों की चोरी कर ली, उसने सबसे खतरनाक चोरी कर ली। उस व्यक्ति को शिक्षक दिवस के रूप में उसकी जयंती को बच्चों से मनवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जब उनको बारे में पढ़ेंगे, उनका खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे, उनकी चोरी की बात पढ़ेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं चोरी को गलत नहीं समझेंगे। भाई वो चोरी के लिए मोटिवेट होंगे, या चोरी कर भी लेंगे तो कहेंगे तो क्या हो गया, जिनका हम शिक्षक दिवस मनाते हैं उन्होंने तो चोरी कर ली थी। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है, गलत बात है। आज कोई शिक्षक दिवस नहीं है। अगर शिक्षक दिवस होगा तो 3 जनवरी को होगा और हम सब देश के लोग धूमधाम से मनाएंगे। देश के बच्चों में देश की एकता, अखंडता और नागरिकता की भावना ज़्यादा हमें दृढ़ करनी चाहिए, ना कि किसी ने चोरी की है उसको शिक्षक दिवस के रूप में मना करके बच्चों को उसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि थीसिस चोरी कर ली गई, तो इसका जिक्र तो है नहीं किताबों में। अधिकतर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उसको पता चले कि इस तरह का कांड हुआ था कितने वर्ष पहले। वो क्यों बताएंगे? वो क्यों बताएंगे जब उन्होंने हमेशा से चोरों को, लुटेरों को, जब उन्होंने एक चोर शब्द को अपना धर्म बना लिया, तो वो ऐसे ही एक चोर व्यक्ति को अपना शिक्षक और गुरु बना लिया। वैसे ही आप इतिहास जब खंगालेंगे, जब लिखने का अधिकार इनके पास था तो इन्होंने गलत लिखा, जो इनको मनाया वो लिख दिया, छेड़छाड़ की, शरारत की, सारे इतिहास को बर्बाद करके रख दिया, नष्ट कर दिया, क्योंकि कलम इनके हाथ में थी। और मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब खुद ये बात कहते थे कि ये कलम कसाई है, ये कलम से गला घोटते हैं अच्छे लोगों का, सही लोगों का। तो इन्होंने वही किया है इतिहास में, एक बुरे आदमी को अच्छा बताकर साबित किया और लोगों से आज उसका जन्म जयंती मनवाना शिक्षक दिवस के रूप में। तो आपको अगर ये चीज़ें जाननी है तो बहुत सारे अलग अलग जादूनाथ जी की बुक, जो उन्होंने 3 बुकें लिखी हैं, बाद में शायद 12 बुकें उन्होंने लिखी, उन बुकों में उसका जिक्र है कि मेरी थीसिस चुराई गई, तो वो आप पढ़िए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको अभी रिसेंटली जानना है तो आप जादूनाथ जी का केस जाकर के पढ़िएगा। 1929 जब केस आप जाकर के पढ़ेंगे नेट पर तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। आप कह रहे हैं कि सावित्रीबाई फूले हैं असली शिक्षिका, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं होता इतिहास में या पाठ्यक्रम में किसी क्लास की में। पाठ्यक्रम में जिक्र करेंगे तो जो कल्पनाओं की जो शिक्षा की देवी बनाई है सरस्वती, उसका राज खुल जाएगा। उसको लोग नहीं मानेंगे, उसको बच्चे नकार देंगे, क्योंकि उसका देश में कोई योगदान नहीं, शिक्षा में कोई योगदान नहीं। दूसरी बात यह है कि देश के बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया, योगदान बताइए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने इस देश की कितनी स्त्रियों को शिक्षित किया। इस देश की सारी स्त्रियों को शिक्षित करने का काम सावित्रीबाई फूले ने किया, ज्योतिबा फूले ने किया। उन लोगों ने संघर्ष झेला, उन लोगों ने लोगों का बहिष्कार झेला, अपमान झेला, और उन्होंने सरस्वती जी को शिक्षा की देवी बना करके लोगों पर खड़ा कर दिया कि भाई ये शिक्षा की देवी है और इसके अंदर जो विराजमान है, इन्होंने सारे देश को, सारी दुनिया को शिक्षा दी। तो अब ये मुझे बताइए 1848 से पहले फिर कितने स्कूल खोले इन्होंने, अगर ये शिक्षा की देवी थी तो? ये तो पहले से भी थी, लेकिन कोई भी स्कूल नहीं खोला। 1848 में पहला स्कूल संघर्ष के बावजूद उन लोगों को खोलना पड़ा जिन्होंने इस देश के अंदर इस घनी व्यवस्था जो इतने चरम पर थी, वर्ण व्यवस्था, उस वर्ण व्यवस्था को भेद करके उन्होंने एक स्कूल खोल कर दिखाया।
तो वो क्षमता उनमें नहीं थी, वो क्षमता इनमें थी। तो जिसमें ज़्यादा क्षमता होगी उसको माना जाएगा ना। अगर देवी भी माना जाए, शक्तिशाली भी माना जाए, तो किसको शक्तिशाली माना जाएगा? जो दुनिया से लड़ी, जो सबके लिए लड़ी, जो अपने लिए नहीं लड़ी। और सरस्वती जी खुद अपने लिए नहीं लड़ पाई। अगर हम सरस्वती जी का इतिहास देखते हैं, छानते हैं, तो सरस्वती जी के जो फादर हैं, जिनको पिता कहा गया, उन्होंने ही उनके साथ में सहवास किया। तो वो तो क्या कहते हैं 376 की बेचारी पीड़िता हैं। उनको तो अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, तो उन्होंने अपनी भी लड़ाई नहीं लड़ी। तो वो महिला बच्चों को क्या शिक्षा देगी कि लड़ो मत, कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई शोषण हो जाता तो तुम चुपचाप बैठी रहो, क्योंकि तुम्हें कल को देवी बनाकर पुजवा देंगे। नहीं, मुझे तो देवी बनना पसंद नहीं है, मुझे तो न्याय पसंद है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मंदिर का मैं पत्थर की देवी बनना। तो ये तो देवियों के द्वारा जो है असली देवियों की हत्या करते हैं और कहते हैं कि भावनाएं हाथ होगी। अगर सच देवी का सामने लाएं तो उनकी भावनाएं हाथ हो जाती हैं। लेकिन हमारे जो शिक्षण संस्थान है देश में, छोटे बड़े सभी, वहाँ पर सरस्वती को वीणावारिणी बताया जाता है, शिक्षा की देवी बताया जाता है। लेकिन जो सावित्रीबाई फुले हैं उनका जिक्र अब तक नहीं हो पा रहा है। अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं। आगे कहाँ दिक्कत है आपको लग रहा है इसमें? देखिए, दिक्कत यही है कि इन्होंने छुपा के रखा। अब चीज़ें निकल कर आ रही हैं। हम जैसे लोग जिनको इन्होंने पढ़ने नहीं दिया, शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया, अछूतों को पढ़ने नहीं दिया, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया, अब महिलाएं पढ़ी हैं, शूद्र पढ़े हैं, अछूत पढ़े हैं। जब वो पढ़ गए ना, तो अब इतिहास खोद खोद करके वो निकाल कर ला रहे हैं। लेकिन अब जो है 2022 चल रहा है, कर्नाटक में किताब में 8वीं की में बताया गया कि वीर सावरकर बुलबुल पर बैठकर आते थे जाते थे। सावरकर वो जेल से जो वहाँ पे सेलुलर जेल थी, आखिर ये बच्चों को कैसा ज्ञान दिया जा रहा है कि कोई बुलबुल पर बैठ सकता है कि आज के ज़माने में, या आज से 100 साल पहले भी? उस समय पर अंडमान निकोबार जेल में और भी बहुत सारे वहाँ पर कैदी रहे होंगे। किसी की कहानी नहीं पढ़ी गई कि उड़कर गए। लेकिन सावरकर जी की कहानी क्यों करी गई? क्योंकि इनके हिंदू मैथोलॉजी में हमेशा आडंबर, अंधविश्वास, पाखंडवाद और लोगों को उलझाए रखने का, अधिकारों से वंचित रखने का एक षड्यंत्र है। आज जैसे इन्होंने कहा कि भी वरुण पर उड़ करके वो सवारी करते थे, चक्र लगाते थे पूरी पृथ्वी का। कौन? गणेश। उनके पास वरुण की सवारी थी। उनका जो भाई था वरुण, उसके पास एक पक्षी था, उस पर उड़ता था और वो चुहिया पर बैठते थे। तो ये लोग तो चुहिया भी उड़ा देते हैं, चूहा उड़ा देते हैं ये, और बच्चे का सर काट करके हाथी का सर लगा देते हैं। तो ये बुलबुल से उड़ाने वाली कौन सी बात है? कल को ये भी एक देवता बन जाएंगे, भगवान हो जाएंगे, किसी मंदिर पे इनकी मूर्ति स्थापित हो जाएगी और हमारे लोग पूजा करेंगे। हमारे लोग अभी इतने दिमाग से, पढ़ाई से क्योंकि पीछे रखे गए, अब धीरे धीरे पढ़कर आ रहे हैं, वो इन्हें पसंद नहीं आते। जो इनकी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं वो इन्हें पसंद आ जाते हैं। तो जो लोग सदियों से पीछे रखे गए, अब वो धीरे धीरे उठकर आ रहे हैं। वो अपना इतिहास खोद रहे हैं कि कौन था, किसने किया था, कैसे किया था, क्या संकट झेला था। अब वो निकल कर आएगा। आज के ज़माने में आप ये देखिए 2022 चल रहा है। 2022 में क्या कोई बच्चा मान सकता है कि बुलबुल एक कम से कम एक पाव की चिड़िया होगी? एक पाव की चिड़िया पर लगभग 50 से 60 किलो वजन तो प्रत्येक बंदे का होता है। 60 किलो का वजन एक 50 ग्राम की 250 ग्राम की चिड़िया पर बैठकर, बुलबुल पर बैठकर उड़ जाएगा? क्या नॉनसेंस बातें करते कि कोई मान ही नहीं सकता। और फिर हनुमान जी सूर्य को जो निकल सकते हैं, तो ये बात भी जो मानी जाएगी ना। अगर हनुमान जी सूर्य को निकल सकते हैं, मान लीजिए, तो आज हनुमान जी की शक्ति कहाँ चली गई? भाई 1947 के बाद जब भारत में संविधान लागू हुआ तो सारे देवी देवताओं की शक्तियाँ कहाँ चली गई? सारे अवतार कहाँ चले गए? वो सारे लोग कहाँ चले गए? जिनके 10 सर होते थे, जिनके 12-13 हाथ होते थे, जिनकी टांगे तो दो ही रही हमेशा, इनकी टांगे दो रही हमेशा। आप देखिएगा कि इनके हाथ 4-4, 5-5 रहे, लेकिन टांगे दो ही रही, क्योंकि चलने में दिक्कत होती। तो उन्होंने टांगे चेंज नहीं करी, लेकिन हाथ 5 बना दिए, 4 बना दिए, और उन हाथों में हथियार दे दिए। सबके हाथों में हथियार हैं। जब इतने 33 करोड़ देवता, सबके हाथों में हथियार, तो सेना पर हमारे जवान क्यों मरते? देश में जातिवाद के चलते बच्चे क्यों मर जाते हैं? देश में इतने बलात्कार क्यों हो जाते हैं? सवाल है ये, क्यों नहीं बताते? ये कहाँ चली गई वो शक्तियाँ? अरे तुम्हारा बंदर, तुम्हारा हनुमान, तुम्हारा सूरज इतना छोटा होगा कि बंदर निकल जाता होगा। पूरी दुनिया का सूरज तो बहुत बड़ा है, जिसको बंदर नहीं निकल सकता, जिसके भी चारों ओर और भी बहुत सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। लोगों की इसमें करोड़ों लोगों की आस्था है इन सब चीज़ों में। यार आस्था क्या होती है? आस्था, ये गोबर खाने में आस्था बता रहे हैं अपनी। आस्था का क्या मतलब होता है? आस्था निजी चीज है हमारी। मेरी आस्था निजी है, घर के अंदर है, 4 दीवारी के अंदर है। घर के बाहर आस्था नहीं चलती है। घर के बाहर देश चलता है। घर के बाहर देश के नागरिक हैं हम, और आस्था मेरी दीवार के अंदर है, मेरे दरवाजे के अंदर है। जब मेरी आस्था की बात आएगी तो मैं दरवाजे के अंदर बात करूंगा, लेकिन जब देश की बात आएगी तो देश दरवाजे के बाहर खड़ा होती, देश शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो स्कूल कॉलेज हैं शिक्षा के मंदिर हैं, लेकिन उन शिक्षा के मंदिरों में दलित बच्चे की जो है मौत हो जाती है वो मटका छूने से। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, वो शिक्षा के मंदिर उनके लिए हैं, क्योंकि वो उनको शिक्षा देना चाहते हैं। आज क्या है, टेरर फैला रहे हैं कि दलित बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको हत्या कर दी जाए। कितनी उसके बाद में आप देखिएगा कि 12-13 घटनाएं कंटिन्यू एक हफ्ते में आई, कंटिन्यूस।
इन्होंने ये साबित किया कि अगर तुमने अपने बच्चे स्कूल भेजे तो इनकी आंख फोड़ दी जाएगी। नोएडा की ये घटना थी, उसके बाद तुरंत आई, अगर तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे तो उनकी टांग तोड़ी जाएगी, उनको मार दिया जाएगा। हाँ, क्या कहते हैं, मुसहर जाति का एक बच्चा था वहाँ पर बिहार में, उस बच्चे को मारा गया। लगातार बच्चों के दिल में ये दहशत बिठा रहे कि स्कूल मत आना, अगर तुम स्कूल आए तो तुम्हारे साथ ये हो जाए। तो ये सब डराया जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। लगभग 65,000 कुछ स्कूलों को बंद करने की योजना चल रही है। 100 स्कूल बंद हो गए हैं। हाँ, लगभग हरियाणा में भी 100 स्कूल बंद हो गए हैं। तो ये क्या है, ये इसीलिए कर रहे हैं कि उन स्कूलों से पढ़ करके जिनको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, जिनकी दिमाग, बुद्धि, विवेक, सोचने की शक्ति कमजोर रखना चाहते हैं, तो पढ़ करके आगे आएंगे, सवाल करेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता, जब हम एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो खूबसूरत भारत कैसे बनेगा भाई? अच्छे नागरिकों से बनेगा, जिनको मौलिक अधिकार आते समझते होंगे, जो मौलिक कर्तव्य जानते होंगे। जो मौलिक कर्तव्य आप जानने भी नहीं दोगे, उनको ये भी नहीं बताओगे मेरे राष्ट्र की सुरक्षा मुझे कैसे करनी है, मेरे देश की संपत्ति मुझे कैसे सुरक्षित रखनी है, तो वो कैसे कल को अच्छा नागरिक बनेगा? आप उन लोगों की जो कमियां निकालते हैं, आप पे मुकदमे दर्ज हो गए हैं। हाँ, तो मुकदमे दर्ज हम पर हुए, मुकदमे ही दर्ज नहीं हुए हैं। मैं आपको बता दूं, आप सारे मीडिया बंधुओं को, कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और मेरे खिलाफ गालियों का जितना इनका संस्कार है, इन संस्कारों से इन्होंने जितनी भी गालियाँ अब तक तैयार करी हैं, वो सारी गालियाँ मुझे देते हैं ये लोग। हर दिन गालियाँ देते हैं, हम 2-3 बजे तक फ़ोन करते हैं, परेशान करते हैं, हमारी भावनाएं आहत करते हैं, हमें मतलब इस तरह से इरिटेट कर देते हैं, सोचते हैं कि हम रो रहे होंगे। अगर कोई कमजोर इरादों का हो तो वो रो जाए, अगर वही आत्महत्या कर लेगा, बिल्कुल आत्महत्या कर ले। मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर इनकी बहनों के साथ अगर ये बदतमीजी हो तो पक्का वो फांसी पर लटक करके ना मर जाए और कह दे सुसाइड नोट में कि ये लोग मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि हम इनको फंसाना नहीं चाहते, हम इनको भी जिंदा देखना चाहते हैं, खुद को भी जिंदा रखना चाहते हैं। ये देश हम सब लोगों का है। इस देश में हमने इसी मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया, इसी मिट्टी में हमने जन्म लिया है। इस देश की सुरक्षा और इस देश के कर्तव्य दोनों हमारे भी और उनके भी फर्ज है। लेकिन आप अगर देश के अंदर जाति का जहर होगा, भेदभाव होगा, क्षेत्रवाद होगा, रंग भेद होगा, आपके अंदर अगर ये नफरत होगी कि ये इस वर्ण का है, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक खूबसूरत राष्ट्र बना सकते। हाँ, शिक्षक दिवस है, लेकिन जो छैल सिंह शिक्षक रहे हैं राजस्थान में, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, जिन्होंने बच्चे की जान ले ली पीट कर? देखिए, ठाकुर छैल सिंह जैसे जितने भी अध्यापक स्कूलों में हैं, वो एक बात से तो खबरदार हो जाएं कि आप इस देश के अंदर द्रोण का रोल ना निभाएं। आप अच्छे गुरु बन करके आपके हाथों में इस देश की सारी जितनी भी प्रतिभाएं आपके हाथों से निकल कर जाते हैं। आप एक शिक्षक रह जाता है, लेकिन शिक्षक के हाथों से वकील निकलता है, डॉक्टर निकलता है, इंजीनियर निकलता है, इस देश का क्या कहते हैं IIT निकलता है। हर क्षेत्र में जाने वाला बंदा शिक्षक के हाथों से होकर निकलता है। अगर शिक्षक राष्ट्र की, प्रेम की और जात की, बिरादरी की इस भावना से ऊपर उठकर पढ़ाएगा तो आप एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं, आप अच्छे नागरिक बना सकते हैं। मैं उन सभी अध्यापकों को ये कहना चाहूँगी कि ठाकुर छैल सिंह वाली घटना दोबारा से इस देश में दोबारा ना हो। इसलिए आप लोग इस बात को भी कान खोल कर सुन लेना कि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये घटना जा चुकी है और उसको तो फांसी मिलेगी ही, चाहे वो जितना भी लोग बचाने की कोशिश करें। ये मुद्दा इतना छोटा नहीं रहा है, पूरे विश्व में इसको जा चुका है, विश्व पटल पर लोग इसको जान रहे हैं और इसकी बुराई कर रहे हैं। हमारे देश की, मतलब जिसको विश्व गुरु कह रहे हैं, उसकी नाक काटी जा रही है इस तरह की हरकतें कर।